हेलो बच्चों, मैं कपिल गंगवार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स नॉलेज में। तो इससे पहले हमारे इस चैप्टर के 3 लेक्चर हो चुके हैं। ये हमारा चैप्टर है कक्षा 12 की फिजिक्स का पहला चैप्टर, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, इस चैप्टर में बेटा हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, ठीक है। इससे पहले इस चैप्टर के हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं, तो पहले उन्हें देखें, इसके बाद इस लेक्चर पे आए, तब ये थोड़ा ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। ठीक है, तो कूलाम ने बेटा क्या बताया था? कूलाम ने बताया था दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले वैद्युत बल को। ठीक है, कूलाम ने दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के बारे में बताया था। ठीक, अब क्या होता है कूलाम का नियम वो समझिए। ठीक है, जैसे दो आवेशित कण है हमारे पास, एक आवेशित कण है हमारा, एक आवेशित कण है प्लस Q1, दूसरा आवेशित कण है बेटा प्लस Q2। ठीक है, जैसा कि पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ हमने दोनों बेटा पॉजिटिव और पॉजिटिव आवेश लिए हैं। पॉजिटिव और पॉजिटिव आवेशों के बीच जो बल लगता है वो प्रतिकर्षण लगता है। नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में जो वैद्युत बल लगता है वो प्रतिकर्षण लगता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव में लगता है वो आकर्षण लगता है। ठीक है, तो बेटा ये प्लस Q1 चार्ज है और ये प्लस Q2 चार्ज है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? इन दोनों के बीच की दूरी है बेटा R। ये R दूरी पर रखे हैं। कितनी दूरी पर रखे हैं? R दूरी पर। ठीक है, अब इनके बीच में जो वैद्युत बल लगता है बेटा, तो कूलाम ने क्या बताया था? कूलाम ने दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के बारे में बताया था। ठीक है, तो क्या होता है वैद्युत बल वो समझिए। ठीक है, तो कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेश, यानी कि दोनों आवेश कैसे होने चाहिए? पहली बात तो स्थिर होने चाहिए और बिंदु के आकार के होने चाहिए बेटा। किसके आकार के होने चाहिए? बिंदु के आकार के। ठीक है, अब ये स्थिर क्यों होने चाहिए और बिंदु के आकार के क्यों होने चाहिए? इसका भी एक रीजन है। ठीक है, तो इसका क्या कारण है वो समझिए। ठीक है, अगर बेटा ये दोनों आवेश गतिमान होंगे तो इनके बीच की दूरी जो है वो हम मेजर नहीं कर पाएंगे। और कूलाम ने क्या बताया था? कूलाम ने बताया था दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल को। और बेटा जब आवेश गति करने लगते हैं तो उनके बीच में वैद्युत बल के साथ साथ एक बल और लगने लगता है। उस बल का नाम होता है चुंबकीय बल। कौन सा बल होता है? चुंबकीय बल। ठीक है, बताओ, तो जब आवेश गतिमान होते हैं तो उनके बीच में वैद्युत बल के साथ साथ एक बल और लगता है। कौन सा? चुंबकीय बल। लेकिन हमें क्या मेजर करना है इसमें? हमें मेजर करना है केवल वैद्युत बल। कौन सा बल मापना है बेटा? वैद्युत बल। इसलिए आवेशों को हम कैसा रखेंगे? स्थिर रखेंगे, ताकि इनके बीच में कोई भी चुंबकीय बल ना लगे, वरना हमारे मेजरमेंट में त्रुटि आने लगेगी बेटा, गलती होगी। ठीक है, इसलिए हमने इन आवेशों को कैसा लिया था? स्थिर आवेश। ठीक है, अब दूसरी बात, फिर ये बिंदु के आकार के क्यों होने चाहिए? अगर बेटा हम इन आवेशों को बहुत बड़े बड़े आवेश ले लेंगे तो इनमें क्या होगा? इनमें मास आ जाएगा, मतलब द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही इनमें द्रव्यमान आ जाएगा तो इनके बीच में एक बल और लगने लगेगा। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल। अगर हम बड़े बड़े चार्ज लेंगे तो इनमें मास होगा। ठीक है, अब मास होगा तो इनके बीच में लगने लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप जानते ही हो, कक्षा 11 में पढ़ चुके हो। F बराबर G M1 M2 बटे कितना? R स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें केवल यहाँ पे क्या मेजर करना है? हमें यहाँ पे मेजर करना है वैद्युत बल। अब हमें यहाँ पे वैद्युत बल मेजर करना है। अगर हम आवेशों को बड़े बड़े आकार के ले लेंगे तो इनमें मास होगा, मास होगा, जिसकी वजह से इनमें क्या लगने का? गुरुत्वाकर्षण बल लगने लगेगा। तो फिर से क्या होगा? मेजरमेंट में त्रुटि आने लगेगी। ठीक है, तो इन त्रुटियों से बचने के लिए हम आवेश को कैसा रखते हैं बेटा? स्थिर और बिंदु के आकार का। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो समझते हैं बेटा। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम ने इस नियम में क्या बताया था बेटा? दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के बारे में बताया था। दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के बारे में बताया था। तो क्या होता है वैद्युत बल वो समझिए। ठीक है, यानी किन्हीं भी दो, इस नियम के अनुसार, मतलब कूलाम का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों, किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों, किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला कौन सा बल? वैद्युत बल। लगने वाला कौन सा बल? वैद्युत बल। दोनों आवेशों की मात्राओं, मात्राओं से बेटा क्या समझते हैं? मात्राओं से मतलब इनकी केवल क्वांटिटी लेनी है हमें। क्या लेनी है? क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी मतलब
क्वांटिटी मतलब इनका साइन नहीं लेना है हमें, चिन्ह से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, हमें इनका केवल परिमाण लगाना है कि आवेश कितना है, किस चिन्ह का है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यानी कि तो कूलाम का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं मतलब इसकी मात्रा कितनी है बेटा Q1, इसकी मात्रा कितनी है Q2, इनके गुणनफल। ठीक है, इनका क्या लेना है हमें, गुणनफल। तो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती। तथा इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा, r है, तो बीच की दूरी के काय के वर्ग के, बीच की दूरी के काय के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो बेटा अनुक्रमानुपाती क्या होता है और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, अब ये समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारे पास एक क्वांटिटी है A और एक क्वांटिटी है B, अब हम कह रहे हैं A B के अनुक्रमानुपाती है। तो अनुक्रमानुपाती आखिर हम कब कहते हैं और व्युत्क्रमानुपाती आखिर हम कब कहते हैं। ठीक है, तो सुनो, जब एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि क्या हो जाती है, बढ़ती है, और एक के घटने पर दूसरी राशि घटती है, तो वहां पर जो संबंध होता है वो कैसा होता है, संबंध होता है बेटा समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती का। ठीक है, और अगर एक को हम बढ़ाएं और उसके बढ़ाने से दूसरी क्या हो जाए, घट जाए, या एक को घटाएं और दूसरी क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो वहां पे संबंध होता है कैसा, व्युत्क्रमानुपाती का। मतलब जो उल्टी बात होती है तो उल्टे को हम व्युत्क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, व्युत्क्रम। यानी कि जब एक के बढ़ाने पे दूसरी घटे या एक के घटाने पे दूसरी बढ़े तो संबंध होगा व्युत्क्रमानुपाती का। यानी कि यहाँ पर बेटा अगर हम दोनों आवेशों की मात्राओं को बढ़ाएंगे तो इनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी कारण इनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होता है वो इन दोनों आवेशों की मात्राओं के कैसा होता है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, क्योंकि आवेशों की मात्राओं को बढ़ाने पर बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर बेटा हम इन आवेशों को एक दूसरे के कहां ले आए, पास ले आए, तो दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब दो आवेश पास आ जाएंगे तब भी उनके बीच का बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर हम इनके बीच को इनको आवेशों को दूर लेके जाएंगे तब भी क्या होगा, तब इनके बीच का बल क्या होगा, वो घट जाएगा। ठीक है, तो यानी दूरी अगर हम घटाएं तो बल क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, और अगर दूरी बढ़ाएं तो बल क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। यानी कि दूरी के साथ बल का जो संबंध आएगा वो कैसा आएगा, दूरी के साथ जो बल का संबंध आएगा वो कैसा आएगा, व्युत्क्रमानुपाती का। और आवेशों की मात्राओं के साथ जो संबंध आएगा वो कैसा आएगा, वो आएगा बेटा अनुक्रमानुपाती का। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या कहता है बताओ, यानी कि अगर ए बी के हम कहें कैसा है, अनुक्रमानुपाती है, ए बी के कैसा है, अनुक्रमानुपाती है, तुम कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका समझिए। ठीक है, यानी पहले ए को लिख देंगे बेटा, किसको लिख देंगे, ए को। ठीक है, और ए के सामने ये साइन लगा देंगे। ठीक, इसके बाद हम किसको, अगर हम कहें ए जो है बी के अनुक्रमानुपाती है तो ए लिखने के बाद ये साइन लगाएंगे और सीधे सीधे बी लिख देंगे। इसको पढ़ते हैं बेटा, ए जो है वो अनुक्रमानुपाती बी है। इंग्लिश में इसे कहते हैं ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, बी के है, यानी ए बी के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, अगर बेटा हम कहें ए जो है बी के व्युत्क्रमानुपाती है तब लिखने का तरीका, तब ए को ऐसे लिखते हैं और यही साइन लगाते हैं, बस बी को कहां लिख देते हैं बेटा, बटे में, एक के बटे में लिख देते हैं। कहां लिख देते हैं, एक के बटे में। तब इसको पढ़ते हैं ए जो है वो बी के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है, या फिर ए 1/b बी के कैसा है, अनुक्रमानुपाती है। पढ़ने का तरीका समझिए बेटा इसको, यानी अगर हम इसको अनुक्रमानुपाती बोलेंगे यानी ए अनुक्रमानुपाती तो बोलेंगे 1/b, क्या बोलेंगे, 1/b। और अगर हम इसको ए व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे तो बोलेंगे बी, क्या बोलेंगे, बी। और इसको बोलेंगे ए अनुक्रमानुपाती बी। ठीक है, बताओ इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, कैसे हम अनुक्रमानुपाती लिखते हैं और कैसे हम व्युत्क्रमानुपाती लिखते हैं। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, ए अनुक्रमानुपाती बी, और इसको पढ़ेंगे ए व्युत्क्रमानुपाती बी। ठीक है, बताओ तो कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम क्या कहता है बेटा, समझिए कूलाम का नियम। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका कथन क्या है वो समझिए। ठीक है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इसके बाद कॉमा लगा देंगे, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे, किन्हीं भी दो, ठीक है, हाँ, इस नियम के अनुसार किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों, किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ठीक है, इस नियम के अनुसार किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, कौन सा बल, वैद्युत बल, दोनों आवेशों की मात्राओं के काय के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा इस बल की दिशा, अब चूंकि बल एक कैसी राशि है बेटा, सदिश राशि है, सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी, ठीक है। तो इसकी दिशा कहाँ होती है, इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, ठीक है। तो इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, ठीक। बताओ, तो यहां हमने कितने लिए हैं, दो आवेश, एक बेटा Q1 और एक Q2, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R है, ठीक है। अब इन पर जो बल लगेगा बेटा, ये वाला आवेश जो है इस वाले पे बल कहाँ लगाएगा, अब चूंकि एक ही जैसे आवेश है तो एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, प्रतिकर्षण, ठीक है। तो प्रतिकर्षण की वजह से ये वाला आवेश इसको अपने पास नहीं खींचेगा, इसको दूर फेंकेगा। तो जो बल लगाना है बेटा वो इसी रेखा के अनुदिश लगाना है हमें, ठीक है, इसी रेखा के अनुदिश, ठीक है। देखिए जैसे ये इस पॉइंट पे जो बल लगेगा वो कुछ इधर की तरफ इस तरीके से लगेगा ये, ठीक है, यानी इस आवेश पे लगने वाला बल इधर हो जाएगा, ठीक है। और Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो ये वाला आवेश ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इनमें भी क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। तो ये वाला आवेश इस पे बल लगाएगा इस दिशा में, ठीक है, कितना, F। मतलब दोनों बल परिमाण में कैसे होते हैं, समान, और दिशाओं में कैसे होते हैं, विपरीत, ठीक है। तो ये बल की क्या है बेटा, दिशाएं हैं, ये बल की क्या है, दिशाएं, ठीक। तो दोनों आवेशों के बीच, यानी कूलाम का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के कैसा, अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, यानी दिशा इसी रेखा के अनुदिश लेनी है हमें, दूर इधर या इधर या इधर या इधर नहीं लेना है, इसी रेखा की बिल्कुल सीध में लेना है, ठीक। तो अब इन कथन को हम कैसे लिखेंगे बेटा, अर्थात क्या लिखेंगे, अर्थात यानी कि जो दोनों के बीच लगने वाला बल है, दोनों के बीच लगने वाला बल, ठीक है, वो बल F अनुक्रमानुपाती किसके होता है बेटा, तो अनुक्रमानुपाती अभी लगाना बताया था हमने, यहाँ पे लगा देंगे F अनुक्रमानुपाती और दोनों आवेशों की मात्राओं का गुणनफल। तो इसका मात्रा कितनी है बेटा, इसकी मात्रा है Q1 और इसकी मात्रा है Q2, यानी कि F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। और इनके बीच की दूरी के कैसा होता है बेटा, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो साइन ऐसा ही लगाएंगे, बस दूरी का वर्ग कहाँ लिखेंगे, 1 के बटे में, जैसा कि अभी हमने लिखना बताया था, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे F जो है अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और इसको पढ़ेंगे F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों कथनों को बेटा मिला देंगे अगर, तो दोनों कथनों को मिलाने पर, दोनों कथनों को मिलाने पर, अगर दोनों को मिलाएंगे तो क्या आएगा बेटा, तो जो अनुक्रमानुपाती है उसको ऊपर लिखेंगे और जो व्युत्क्रमानुपाती उसको कहां, उसको बटे में लिख देंगे, ठीक है। तो F अनुक्रमानुपाती, नो साइन एक ही लगा लेंगे कॉमन करके अब, ठीक है। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और बटे R स्क्वायर, ठीक है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा जैसे ही अनुक्रमानुपाती का साइन हटता है, ठीक है, और इसकी जगह बराबर का साइन लगाते हैं, ठीक, तो बराबर में बेटा एक नियतांक आता है, क्या आता है, एक नियतांक, ठीक है। जो न्यूटन के नियम में कक्षा 11 में पढ़ा था हमने, क्या आता है, न्यूटन के नियम में आता है कैपिटल G, और कैपिटल G को क्या कहते हैं, कैपिटल G को कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। उसका मान होता है 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर उसका मात्रक होता है। इसी प्रकार बेटा यहाँ भी एक नियतांक आता है कूलाम के नियम में। तो अनुक्रमानुपाती हटा के इसकी जगह क्या लगा देंगे, बराबर। तो यहाँ पे नियतांक आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। बताओ, ठीक है। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो इतना समझ में आ गया। तो क्या कहता है कूलाम का नियम, यानी इस नियम से क्या करते हैं बेटा हम, इस नियम से दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल को ज्ञात करते हैं। तो इस नियम का कथन क्या है, इस नियम के अनुसार किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला कौन सा बल, वैद्युत बल, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ये इसका चित्र बन जाएगा बेटा, दो आवेश ले लेंगे Q1 Q2, दोनों के बीच की दूरी कितनी R, ये आवेश इस पर इधर की तरफ बल लगाएगा प्रतिकर्षण, और ये वाला आवेश इस पर इधर की तरफ बल लगाएगा प्रतिकर्षण। तो दोनों जो बल होता है वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के कैसा हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती, यानी कि F अनुक्रमानुपाती कितना, Q1 Q2, और F
व्युत्क्रमानुपाती किसके, आर स्क्वायर के। दोनों कथनों को मिला देंगे तो इस तरीके से लिख जाएगा ये। और जब भी अनुक्रमानुपाती हटाएंगे उसकी जगह बराबर का साइन लगाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक नियतांक। और इसको लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ये नियतांक होता है बेटा Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट करने के लिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब इससे आगे समझते हैं। तो अभी हमने पढ़ाया था बेटा तुम्हें कि कूलाम के नियम से बल कितना आता है बेटा, वैद्युत बल दो आवेशों के बीच में आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 बटे कितना, आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें Q1 Q2 आप जानते ही हैं क्या होते हैं, दो आवेश होते हैं। आर क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है बेटा। अब इसके बारे में समझेंगे कि नियतांक में इतनी चीजें क्या आ रही हैं। ठीक है, तो बेटा 4 तो इसमें एक संख्या है, उसके बारे में जानते ही हैं। पाई क्या होता है, पाई एक नियतांक होता है जिसका मान 22/7 होता है। जिसका मान कितना होता है, 22/7। ठीक है, अब ये दो चीजें इसमें नहीं आ रही है बेटा। ठीक है, तो इनके बारे में बताते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, एप्सिलॉन नॉट। इसको कहते क्या है बेटा, ठीक है, ये इसको पढ़ने का तरीका, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये होता क्या है, किसके लिए इसको लिखा हमने, तो ये प्रदर्शित करता है बेटा निर्वात की विद्युतशीलता। किसको प्रदर्शित करता है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, ये निर्वात की विद्युतशीलता को बताता है बेटा। किसको बताता है, निर्वात की विद्युतशीलता को। ठीक है, अब इसका मान कितना होता है, यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता होती कितनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू याद रखेंगे बेटा। एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। ठीक है, इसका मान होता है बेटा 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। ठीक है, और इसका मात्रक होता है बेटा कितना, इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मात्रक होता है। अभी बताएंगे बेटा कैसे आता है ये। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। बेटा इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट। और ये होती क्या है, ये होती निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, और इसका मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 गुणा 10 की घात माइनस के 12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर। अब इसमें समझते हैं बेटा के क्या होता है। ठीक है, तो के होता है बेटा माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, के होता है माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ठीक है, तो के होता है माध्यम का परावैद्युतांक। इसका मान बेटा माध्यम पर निर्भर करता है, इसका मान माध्यम बदलने पे बदल जाता है। जैसे इसका मान हम वायु माध्यम हो तो इसका मान कुछ और होगा, जल माध्यम हो तो इसका मान कुछ और होगा। ठीक है, और कोई माध्यम हो तो इसका मान कुछ और होगा। ठीक है, तो कुछ फेमस माध्यमों के लिए हम इसका मान याद रख सकते हैं। ठीक, जैसे किसके लिए, वायु या निर्वात के लिए। ठीक है बेटा, वायु या निर्वात के लिए। ठीक है, वायु या निर्वात के लिए। तो वायु या निर्वात के लिए बेटा के बराबर होता है कितना, के बराबर होता है 1। ठीक है, वायु या निर्वात के लिए के का मान 1 होता है बेटा। और के का मान कभी भी किसी माध्यम के लिए 1 से कम नहीं होता है, ध्यान रखेंगे 1 से कम नहीं होता है। यानी के का जो 1 मान है वो इसकी मिनिमम वैल्यू है बेटा। कैसी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, हाँ ये न्यूनतम मान है बेटा, न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इससे कम के का मान नहीं होगा। अब किसके लिए बेटा, जल के लिए। किसके लिए, जल के लिए। ठीक है, तो जल के लिए बेटा इसका मान होता है के बराबर 80 या 81। ठीक है, 80 या 81, क्योंकि बेटा जल हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है मृदु जल और एक होता है भारी जल। ठीक है, मृदु जल को हम लिखते हैं H2O से और भारी जल को लिखते हैं D2O से। इसलिए जल के लिए इसके दो मान होते हैं, एक होता है 80, एक होता है 81। मृदु जल के लिए कितना होता है 80 और भारी जल के लिए कितना होता है 81 होता है। ठीक है, और इसका मान बेटा, और इसका मान किसके लिए याद रखेंगे, ठीक,
इसको नोट करते जाइए। ठीक है, तो इसे अरेंज करते हैं। अब बेटा के का मान देखेंगे किसके लिए, धातुओं के लिए। ठीक है, धातुओं धातुओं के लिए, फॉर मेटल्स। ठीक है, मेटल बेटा क्या होते हैं, जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है, ये सब क्या होते हैं, मेटल्स। ठीक है, तो कोई भी मेटल हो, सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, सबके लिए के का मान सेम रहता है। और कितना होता है बेटा धातुओं के लिए, ये होता है बेटा अनंत। कितना होता है, अनंत होता है बेटा। ठीक है, ध्यान रखेंगे कितना होता है, अनंत। ठीक है, तो ये बेटा के का मैक्सिमम मान है। कैसा मान है, मैक्सिमम। और मिनिमम मान इसका कितना होता है, मिनिमम मान इसका होता है बेटा कितना, 1 होता है। ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ध्यान रखेंगे। तो के का मान पूछ सकते हैं बेटा कहां से कहां तक होता है, तो के का मान 1 से अनंत तक होता है। के का मान 1 से कहां तक होता है, अनंत तक। ठीक है, तो ये इसका मैक्सिमम मान है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू है ये। कैसी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो के का बेटा मिनिमम मान कितना होता है, 1, और के का मैक्सिमम मान कितना होता है, वो होता है कितना, अनंत। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जो हमारा नियतांक होता है बेटा ये, तो हमारा नियतांक क्या था, अब इस पूरे नियतांक का मान देखेंगे। इस पूरे नियतांक का मान कितना होता है। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये पूरा नियतांक है हमारा बेटा। ठीक, इस नियतांक में के का मान कितना, तो किसके लिए देखेंगे हम बेटा, तो फॉर एयर। ठीक है, एयर के लिए बेटा के का मान कितना हो जाता है, 1। सही है, तो एयर के लिए के का मान कितना होता है, 1, जैसा कि अभी हमने बताया था। तो के का मान यहाँ एयर के लिए 1 कर देंगे, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें बेटा 4 और पाई का मान रख देंगे 22/7, और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना रखेंगे बेटा, एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे 8.85 गुणा 10 की पावर -12। और इन सबको हल कराएंगे तो इसका मान हल करके आता है 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है। इस वैल्यू के बिना कोई भी आप न्यूमेरिकल हल नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसका मात्रक आता है बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर एयर या फिर वैक्यूम के लिए, यानी निर्वात के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो कितना होता है, वो होता है बेटा 9 गुणा 10 की पावर 9। 9 गुणा 10 की पावर प्लस का 9 होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो इसको नोट करिए। अब सुनिए बेटा, के का मान अभी हमने कितना बताया था, एयर के लिए 1। ठीक है, और जल के लिए कितना, 80 या 81। तो ये के का मान आखिर कैसे हमें प्राप्त होता है, कैसे हमें मिला, अब इसको बताएंगे। ठीक है, बताओ। तो बेटा बल का फार्मूला क्या होता है, बताओ। वैद्युत बल का अभी हमने पढ़ाया आपको, वैद्युत बल। ठीक, वैद्युत बल का सूत्र क्या होता है, बताओ। वैद्युत बल होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे कितना, R स्क्वायर। ठीक है, यही होता है बेटा बल का फार्मूला। अब देखो, तो अगर मैं बेटा इसको एयर के लिए यूज करूं, यानी हवा के लिए, अगर मैं इन दोनों आवेशों को अगर मैं कहां रख दूं बेटा, इन दोनों आवेशों को मैं रख दूं कहां, एयर में, यानी कि हवा में। तो जब ये आवेश हवा में या निर्वात में रखे हों तो इनके बीच बल कितना लगेगा, तो हवा या निर्वात के लिए बेटा कुछ नहीं बदलेगा, के का मान कितना हो जाएगा, बस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो किसके लिए बेटा, हाँ हवा के लिए। ठीक है, हवा के लिए, हवा के लिए बताओ के बराबर कितना, 1। इसलिए हवा में बल कितना होगा बेटा, दो आवेशों के बीच, तो इसको लिखेंगे एफ एयर से। किससे लिखेंगे बेटा, एफ एयर। और कितना फार्मूला आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का मान कितना लगा देंगे बेटा, 1। तो कितना बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे कितना, आर स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा एफ एयर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे कितना, आर स्क्वायर। ठीक है, इसको समीकरण बेटा 1 मान लेंगे थोड़ी देर के लिए। अब बताओ किसी माध्यम में, ठीक है, तो माध्यम में बल कैसे निकालोगे, माध्यम में, माध्यम में आवेशों के बीच बल। ठीक है, माध्यम में आवेशों
के बीच बल, तो बेटा माध्यम में कितना होगा, माध्यम में हम मान के चलेंगे कितना, इसको लिखेंगे एफ एम ई डी, ठीक है, मीडियम कहते हैं बेटा माध्यम को, उसको शॉर्ट में एम ई डी लिख रहे हैं, ठीक है, एफ एम ई डी यानी कि एफ मेड, ठीक है। तो कितना होगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और कितना इंटू Q1 Q2 बटे कितना आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेटा किस में आ जाएगा, माध्यम में। अब देखो इसमें 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के भी यूज करेंगे क्योंकि माध्यम की बात कर रहे हैं, एयर के लिए तो हवा के लिए के का मान 1 हो जाता है, इसलिए इसमें हमने के नहीं लगाया है, ठीक है। अब सुनो इसी को और कैसे लिख सकते हैं बेटा, एफ, हाँ मीडियम बराबर इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर इंटू 1/k, ठीक है। ये बेटा 1/k को हम इधर लिख रहे हैं, सही है। अब मुझे बताओ ये वैल्यू, इतनी वैल्यू, ये समीकरण 1 से इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, समीकरण 1 से, ठीक है। देखो जरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, तो बेटा समीकरण 1 से ये वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एफ एयर, हाँ बिल्कुल सही, क्या लिख सकते हैं एफ एयर, यानी कि ये एयर में बल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को क्या लिखेंगे बेटा बताओ, तो ये कितना आएगा, एफ मीडियम बराबर इसको क्या लिख देंगे बेटा, इसको लिखेंगे एफ एयर, ठीक है, और बटे में ये 1/k, तो बटे में k आ जाएगा बेटा, ठीक, बटे में क्या आ जाएगा k, सही है। तो यहीं से बेटा बताओ k का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो यहां से k को इधर ले लो, ठीक है। तो k बराबर कितना हो जाएगा, एफ एयर और बटे कितना एफ मीडियम, ठीक है। तो k का मान कैसे निकाल सकते हैं बताओ, k का मान आ जाएगा एफ एयर बटे एफ मीडियम, यानी k का मान कैसे मिलता है हमें, दो आवेशों को ले हम, ठीक है, दो आवेशों को पहले कहां रखें, एयर में, फिर एयर में उनके बीच लगने वाला बल निकाल लें, ठीक है, उसको क्या लिख लेंगे एफ एयर, फिर जिस माध्यम के लिए हमें k का मान ज्ञात करना है उस माध्यम में उन आवेशों को रख दें, ठीक है, उन आवेशों को उस माध्यम में रखकर फिर उनके बीच में क्या निकालेंगे, बल निकालेंगे, उसको बोलेंगे एफ मीडियम, और एयर वाले बल को, मतलब जो बल एयर में लग रहा था उसको माध्यम वाले बल से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हमें k का मान मिल जाएगा, ठीक है, किसका मान मिल जाएगा, k का मान, ठीक। बताओ अब मुझे बताओ k बराबर फार्मूला क्या है बेटा, k बराबर फार्मूला है एफ एयर बटे एफ मीडियम, यानी ऊपर भी क्या है बेटा बल, नीचे भी क्या है बल, तो बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, तो ऊपर भी न्यूटन लिखेंगे नीचे भी न्यूटन, तो न्यूटन से न्यूटन क्या हो जाएगा कैंसिल, इसका मतलब k का कोई मात्रक नहीं होता है, k एक संख्या होती है बस, ठीक है, ये एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट करिए। ठीक है बेटा, इसके बाद एक एरो पॉइंट लिखेंगे, के एक मात्रकहीन व विमाहीन, ठीक है, मात्रकहीन व विमाहीन राशि है, ठीक है, कि कैसी राशि है बेटा, मात्रकहीन व विमाहीन राशि है, यानी ना तो इसका कोई मात्रक होता है और ना ही इसका कोई विमीय सूत्र होता है, ठीक है। इसके बाद अब हम समझेंगे बेटा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कैसे करके आया, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक एवं विमीय सूत्र, ठीक है, विमीय सूत्र बेटा इसका इंपॉर्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट का पूछा जाता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक एवं विमीय सूत्र, ठीक है। तो इसका मात्रक और विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे समझते हैं बेटा। ठीक है, तो देखो अभी हमने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था, बताओ दो आवेशों के बीच लगने वाले वैध बल को किससे लिखते हैं बेटा, किससे लिखते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, बिल्कुल सही, ठीक है। तो बेटा फार्मूला क्या होता है बताओ, वैद्युत बल का, वैद्युत बल फार्मूला होता है इसका F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 बटे कितना आर स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है आर स्क्वायर। इसमें हमें किसका मात्रक निकालना है बेटा, इसमें हमें मात्रक चाहिए एप्सिलॉन नॉट का, तो एप्सिलॉन नॉट को एक तरफ करेंगे और बाकी सबको दूसरी तरफ, ठीक है।
तो एप्सिलॉन नॉट बेटा इधर कहाँ है, बटे में, इसको इधर लाएंगे तो कहाँ जाएगा, ऊपर, यानी इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई के और इंटू Q1 Q2 बटे एफ आर स्क्वायर, यानी एफ को ले लेंगे कहाँ, बटे में। अब मुझे बताओ 4 का कोई मात्रक, वो तो संख्या है, मात्रक होगा ही नहीं। पाई भी एक मात्रकहीन विमाहीन नियतांक होता है। के का मैंने अभी बता दिया, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो इनका कोई भी मात्रक है नहीं, तो इनको यहाँ से छोड़ देंगे। इनका मात्रक है जिनका, उसको लगा लेंगे, ठीक है। तो बेटा आवेश, ये Q1 क्या होता है, आवेश। आवेश का मात्रक बताओ, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ये भी आवेश है, इसका मात्रक कूलाम बटे बल का न्यूटन और दूरी का मीटर, उस पर लगाए वर्ग तो वर्ग लगा देंगे। अब ऊपर कूलाम इंटू कूलाम, तो क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा कूलाम स्क्वायर, और इसको बटे को प्रति बोल देते हैं तो हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है बेटा कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, यानी कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये किसका मात्रक आ जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। बताओ इतना समझ में आ गया, ठीक। अब बेटा इसका विमीय सूत्र देखो, तो विमीय सूत्र कैसे करके आएगा, ये तो क्या हुआ इसका मात्रक, ठीक। अब विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, ठीक। तो विमीय सूत्र के लिए कुछ नहीं करना है बेटा, सेम ही लिखना है बिल्कुल। एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई के इंटू Q1 Q2 बटे कितना, आर स्क्वायर। तो बताओ पाई का ना मात्रक होता है ना विमीय सूत्र होता है, के का ना मात्रक होता है ना विमीय सूत्र होता है, तो इनको यहां से क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। ऊपर क्या है बेटा, आवेश, तो आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है बताओ, आवेश का विमीय सूत्र। अब आवेश का नहीं याद है तो बताते हैं बेटा, एक फार्मूला पढ़ा होगा तुमने, I बराबर Q/T, ठीक है। तो यहां से बेटा Q बराबर क्या हो जाएगा, IT। बेटा I क्या होता है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का विमीय सूत्र होता है इसके मात्रक के आधार पर, मात्रक होता है एम्पियर, तो इसका विमीय सूत्र लेते हैं A, क्या लेते हैं A। T क्या होता है, समय, तो समय का क्या होता है बेटा T, इसके लिए कैपिटल T लेते हैं। और विमीय सूत्र को हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है, इस बात को आपने कक्षा 11 में सीखा है। अब इनको लिखने का क्रम है, अगर किसी विमीय सूत्र में M है, L है, T है, A है और K है, K बेटा ताप का होता है, M द्रव्यमान का होता है, L दूरी का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले M आता है, फिर L आता है, फिर T आता है, फिर A आता है, फिर K आता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा भाई, इसमें सबसे पहले T आना चाहिए, तो T और A, तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा कितना, आवेश का TA, ठीक है, बिल्कुल सही। तो बेटा आवेश का क्या लगाओगे यहाँ पर, TA, ये भी आवेश है तो इसका भी क्या हो जाएगा TA, सही है। अब नीचे बेटा एप्सिलॉन नॉट, हाँ यहाँ पे F और आएगा, देखो फार्मूले में एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई के Q1 Q2 बटे FR स्क्वायर। तो F यहाँ पे क्या होता है बेटा, बल। बल का क्या पढ़ा था हमने, ठीक है, बल का होता है बेटा कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, MLT-2, MLT-2। R क्या है बेटा, दूरी, तो दूरी के लिए क्या लेते हैं, दूरी के लिए लेते हैं L। वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे, ठीक है। बताओ तो एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना आएगा ये, अब देखो L स्क्वायर ये और L ये, तो हो जाएगा L की पावर 3, ठीक है। और M नीचे है तो M को ऊपर ले जाओ इसको, तो M की पावर कितनी हो जाएगी, -1। L और L स्क्वायर हो जाएगा L क्यूब, ऊपर ले जाओगे तो L की पावर -3। ऊपर क्या है देखो बेटा T और T स्क्वायर, और T स्क्वायर नीचे माइनस का, ऊपर ले जाओगे तो ये भी प्लस में, तो T की पावर कितनी हो जाएगी 4, और A क्या हो जाएगा A स्क्वायर, ठीक है। तो वही क्रम में देखो, सबसे पहले हमने क्या लिखा, M, फिर L, फिर T, फिर A, ठीक है। के होता तो वो और बाद में लिख देते, अब नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र होता है M-1 L-3 T4 A स्क्वायर, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है बेटा, विमीय सूत्र, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद अब एक न्यूमेरिकल मैं आपको देता हूं, इसको आपको करके बताना है, ठीक, इसको नोट कर लेंगे। न्यूमेरिकल है बेटा, निम्न में K का मान, निम्न में K का मान, K का मान क्या हो सकता है, ठीक है। निम्न में K का मान क्या हो सकता है, ठीक है। तो बेटा इसका पहला ऑप्शन है -K2, बी ऑप्शन है बेटा 0.1, सी ऑप्शन है बेटा 0 और डी ऑप्शन है बेटा 6, ठीक है। तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, बताओ निम्न में से K का मान
क्या हो सकता है? ठीक है, सोचो, ट्राई करो जरा। तो ट्राई कर लिया होगा। देखो a बराबर कितना, -2 है। पहले ए ऑप्शन में कितना है, -2। बी में कितना है, 0.1। सी में कितना है, 0। और डी में कितना है, 6। अच्छा, अभी हमने पीछे तुम्हें एक पॉइंट बताया था कि के का न्यूनतम मान कितना होता है बेटा, 1। बिल्कुल सही। के का मैक्सिमम मान कितना होता है, अनंत। यानी के का मान 1 से लेकर कहां तक होगा, अनंत तक। ठीक है। अब ये देखो -2 है, तो ये 1 से कैसा है, कम है, यानी ये तो हो नहीं सकता। ये 0.1 है, ये भी 1 से कैसा है, कम है, ये भी नहीं हो सकता है। 0, ये भी 1 से कम है, ये भी नहीं हो सकता है। 6, ये 1 से ज्यादा है, यानी कि ये हो सकता है। इसका मतलब यही इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और यदि आपको ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।